अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। जस्टिस फाइज ईसा नजरसानी केस की समाअत के लिए 10 रुकनी फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया गया। सबसे पहले इसी की बात करेंगे। चीफ जस्टिस ने समाअत 1 मार्च को मुकर्रर कर दी है। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, बड़ा अहम मामला है, कौन कौन बेंच का हिस्सा होगा? सुमरताब बंदयाल इस 10 रुकनी फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस फैसल अरब जिन्होंने पहले इस फैसले में शरीक थे वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, तो जस्टिस मीनुद्दीन खान को उनकी जगह शामिल किया गया है। और जस्टिस गाजी फाइज ईसा, उनकी अहलिया और बार काउंसिल का एतराज़ था पहले वाले 7 रुकनी बेंच के ऊपर, इसलिए अब जो इख्तलाफी फैसला देने वाले 3 जजेस है, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह, उन तीनों को भी इस बेंच में शामिल करके इब्तदाई मुकर्रर जो केस सुनने वाला बेंच है 10 रुकनी, उसकी तादाद पूरी कर दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो इस बेंच के सीनियर मोस्ट जज हैं वो इसकी सरबराही करेंगे। और अब 1 मार्च को बताया जा रहा है कि इस केस की बाज़ाब्ता तौर पर नजरसानी दरखास्तों की समाअत होगी, जिसमें अदालत ने FBI को ये मामला भेजकर तहकीकात का हुक्म दिया था। और इस हुक्म के खिलाफ बार काउंसिल ने जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की जानिब से दरखास्तें नजरसानी की दायर की गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका। कोलंबो में श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने इमरान खान का इस्तकबाल किया। श्रीलंकन फ़ौज ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 21 तोपों की सलामी भी दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुअव्विन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के साथ हैं। कोलंबो एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब, बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। श्रीलंकन हम मनसब ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तरानों की धुनें बजाई गईं। श्रीलंकन फौज ने 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। श्रीलंकन हम मनसब ने अपनी काबीना का तारुफ करवाया। महिंद्रा राजापाक से भी पाकिस्तानी वफ्द से मिले। इमरान खान वफ्द के हमरा श्रीलंकन वजीर आज़म के दफ्तर पहुंचे तो वहां भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। श्रीलंकन वजीर आज़म के साथ 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात किए जाएंगे। इमरान खान कल श्रीलंकन सदर से भी मिलेंगे। ब्रॉडशीट कमीशन की तहकीकात जारी हैं। कमीशन ने 4 साबिक चेयरमैन नैब का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। इसी बारे में बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, इस मनसब पर फायज रहने वाली 4 शख्सियात, उन्हीं का तस्करा ये। जी बिल्कुल, 9 फरवरी को कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना अमला मिलने के बाद अपना काम शुरू किया था, जिसके बाद से अब तक ब्रॉडशीट कमीशन की जानिब से 4 नैब के जो साबिक चेयरमैन, जिनमें जनरल रिटायर्ड अमजद, जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल, जनरल रिटायर्ड मुनीर हफीज और नवीद एहसन के बयान कलम बंद किए जा चुके हैं। एक साबिक चेयरमैन नैब जनरल शाहिद अजीज क्योंकि इंतकाल कर चुके थे, इसलिए उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हो सका, जबकि बरतानिया में साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित का बयान भी कमीशन ने रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरीके से उस वक्त जो वजारत कानून में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे गुलाम रसूल, जिनकी कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी सारे मामले पे, उनका बयान भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। जबकि कमीशन के जराये का ये कहना है कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस, वजारत कानून और वजारत खजाना से जो रिकॉर्ड मांगा गया था, अभी तक वो तसल्ली बख्श हालत में रिकॉर्ड नहीं दिया गया कमीशन को। तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कमीशन को फराहम किया गया इन तीनों वजारतों की जानिब से, जबकि नैब से तमाम तर रिकॉर्ड जो है मुआहदे का कब हुआ, कैसे हुआ, तमाम तर जो तफसीलात हैं वो कमीशन अपने कब्जे में पहले ही ले चुका है। और कमीशन की तहकीकात अभी जारी है और कमीशन की जानिब से इस अज़म का इजहार किया गया है कि जो टाइम लिमिट उन्हें दी गई थी उसके अंदर अंदर रहते हुए वो अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ताम इसमें जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं या जो ब्रॉडशीट कंपनी के जो सरबराहान हैं, उनको तलब करने की वजह से अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कमीशन का ये कहना है कि जब पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा उसका जायजा लेने के बाद ही नैब के मौजूदा जो चेयरमैन समेत अफसरान हैं उन्हें या फिर जो ब्रॉडशीट कंपनी के जो सरबराहान हैं उनको तलब करने या ना करने के हवाले से फैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। डस्का में दोबारा इंतखाबात होंगे या ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा जारी होगा, फैसला ना हो सका। खुद रिटर्निंग अफसर ने नताइज मशकूक करार दे दिए। 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन कराने की सिफारिश कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को कल तक शवाहिद जमा कराने की मोहलत दे दी है। दौरान समाअत लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस ने उनका बाजू खींचा, चादर तक उतार दी। DSP ने गोली मारने की धमकी भी दी।
जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। इलेक्शन कमीशन में NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब का केस। रिटर्निंग अफसर ने तहरीरी रिपोर्ट में 14 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दो बदल का खदशा जाहिर कर दिया। दोबारा पोलिंग की भी सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसरान घबराए हुए थे। नताइज में तब्दीली के खदशात की तस्दीक लीगी उम्मीदवार के फराहम करदा फॉर्म 45 से हुई। नून लीग ने हल्के में दोबारा पोलिंग की इस्तदा भी कर दी। नून लीग के वकील सलमान अकरम राजा ने ये इंकशाफ भी किया कि 150 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 में से 10 पर ही अंगूठों के निशान हैं। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने कहा, हमारे कारकुनों पर DSP एहसान ने तशद्दुद करवाया। मुझे कहा गया अगर जुबान खोली तो गोली मार दूंगा। PTI के वकील अली बुखारी ने दरखास्त खारिज करने की सदा कर दी, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिया, अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो ही नताइज का ऐलान करेंगे और अगर ऐसी फिजा हो कि वोटर वोट न डाल सके तो फैसला मुख्तलिफ होगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने शवाहिद जमा कराने के लिए वक्त मांगा तो मेंबर पंजाब ने कहा अब धुंध नहीं है, डस्का जाने में वक्त नहीं लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को 1 दिन की मोहलत देते हुए समात जुमेरात तक मुलतवी कर दी। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। डस्का में इलेक्शन के दिन क्या हुआ? रीपोलिंग कहां होनी चाहिए? किसने धांधली की और फायरिंग किसने कराई? नून लीग और तहरीक इंसाफ एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। इस मुल्क में सियासत को खरीदो फरोख्त की रिवायत कायम करने वाली पार्टी आज सीख पा है। 337 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आने तक नून लीग की तरफ से नताइज तस्लीम किए जाते रहे। जब 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को मिसिंग पर्सन बना दिया गया, नाकाम है कौम को ये बताने में कि ये कहां गए थे। जो इलेक्शन जीते कहें कि ये ठीक है और जो हारे तो वो उसमें धांधली हुई है। जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया। जो धांधली का पैरोकार है, इमरान साहब खामोश रहे। DCO सियालकोट, कमिश्नर गुजरांवाला, चीफ सेक्रेटरी पंजाब फोन बंद है। हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं। सारी साजिश ये थी कि ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस हैं इनको मुतनाज़ा बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन हमसे इस्तदा की है कि ये हक NA-75 के अवाम को वापस दिया जाए। यही हमारा मौक़िफ़ है कि दोबारा इलेक्शन हो, इंशाल्लाह इनको वही हज़ीमत उठानी पड़ेगी। खिलाड़ी को मिल गई क्लीन चिट, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। चट भी मेरी, पट भी मेरी। डस्का में दोबारा इंतखाबात कराने पर नून लीग मुसलसल बयानात बदल रही है। PTI 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग पर राजी हुई तो अब नून लीग पूरे हल्के का मुतालबा कर रही है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन के सामने, वो उन्होंने कही थी 23 पोलिंग स्टेशन। वजीर आजम इमरान खान ने हुक्म दिया, हमने चैलेंज कबूल किया, लेकिन अब नून लीग भाग रही है। NA-75 से PTI उम्मीदवार अली असजद ने लीगियों पर मौक़िफ़ से मुकरने का इल्जाम लगा दिया। अब वो जो उनकी कंप्लेन है, जो रिटन है, इन राइटिंग है, जो उन्होंने रात 3:30 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखी, वो उससे मुकर गए हैं और वो भाग गए और अब वो कह रहे हैं जी नहीं, इन पे हम नहीं करा सकते इलेक्शन। ये तो एक दिखावा था, असल इलेक्शन तो पूरा इलेक्शन जो था वो। लेकिन नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार कहती हैं 20 पोलिंग स्टेशनों को मुतनाज़ा बनाकर बाकी हल्के में वोट चोरी किए गए। लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट के साथ इन्होंने लोगों को रोका है, क्या वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए? जो 20 पोलिंग स्टेशन इनके इलाके के निकले तो ये तो कहेंगे कि उन पे रीपोल कराएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग क्यूज में लगे रहे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, उनको भी तो ये हक मिले। नौशीन इफ्तिखार का कहना है उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसला करेगा। बात सिर्फ NA-75 की नहीं बल्कि उनके फैसले से पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल कायम होगी। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा धचका, परवेज़ रशीद को इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज़ रशीद ने अपील की थी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। सेनेट इलेक्शन से पहले नून लीग को बड़ा झटका, परवेज रशीद को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिलीफ न मिल सका। पंजाब हाउस के नादहिंदा होने पर सेनेट के लिए कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला बरकरार। लीगी रहनुमा गुस्से में आ गए। मेरे पे बाबर रहमते साहब का जो इलेक्शन से पहले
इलेक्शन इंजीनियरिंग करने का जो एक मंसूबा था, आज उन फैसलों को लेके धुंध वाले जो हैं वो अंधेर नगरी मचा रहे हैं। मैं अपने लिए इंसाफ लेने के लिए शायद अब कदम ना बढ़ाऊं। परवेज रशीद का कहना है कि उन्हें जिस जुर्म की सजा दी जा रही है, ये जुर्म वो बार बार करते रहेंगे। कि इस अंधेर नगरी को आज मैंने बेनकाब किया है और आइंदा भी सेनेट के फ्लोर पे नहीं तो बाहर सड़क पे, गली में, चौराहे पे, आपके सामने जहां मौका मिलेगा इनके इस धुंध को और अंधेर नगरी को बेनकाब करता रहूं। लीगी रहनुमा के वकील का कहना है कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। सेनेट इलेक्शन में फैसल वाडा के लिए अच्छी खबर है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीटीआई के उम्मीदवार को क्लीन चिट दे दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील को मुस्तरद कर दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सादिक और अमीन होने का फैसला रिटर्निंग अफसर नहीं कर सकता। अपील मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला दुरुस्त है। फैसल वाडा सेनेट इंतखाबात लड़ सकते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वाडा के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील की समाअत की। अपील कुनंदा कादिर खान मुंदोखेल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फैसल वाडा ने हकायक छुपाए, मेरा असल नुक्ता सुना ही नहीं गया। फैसल वाडा कि मनी ट्रेल में पूछना चाह रहा हूँ तमाम मीडिया के सामने, मुझे जवाब नहीं मिल सका, मुझे तारीख नहीं मिल सका, मुझे उसके टैक्स चोरी का जवाब नहीं मिल सका, मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल सका जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में 2018 के इलेक्शन में ये कहा कि मेरे पास अमेरिकन या किसी मुल्क की नेशनलिटी नहीं है। आज 2021 में सेनेट के इलेक्शन में उसे तस्लीम कर लिया कि मेरे पास नेशनलिटी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसल वाडा के वकला के मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हुए अपील मुस्तरद कर दी। कादिर मुंदोखेल साहब की अपील डिसमिस कर दी है कोर्ट ने और ये कहा है कि फैसल वाडा साहब अल्लाह के हुक्म से जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं ऑफिस की। उनका एतराज़ यहाँ मेड आउट नहीं था, कोई अनकॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने ये एतराज़ पिटीशन फाइल की थी। आरओ के सामने भी आए थे और ज़ाहिर है हक का बोलबाला हुआ और अल्लाह ने हमें जीत दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में करार दिया, उम्मीदवार के सादिक या अमीन होने का फैसला रिटर्निंग अफसर के दायरे कार में नहीं आता। आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली का फैसला आईनी अदालत कर सकती है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पंजाब के अवाम ने नून लीग का बयानिया मुस्तरद किया, इसीलिए तो अब उनकी चीखें निकल रही हैं। इमरान खान शफाफ निज़ाम पर यकीन रखते हैं, इसीलिए दोबारा इंतखाब का ऑप्शन दे दिया। माजी में सेनेट इंतखाबात से पहले बकरा मंडी लगती थी। पीडीएम की गलत फहमी है कि वो 2 नंबरी से सेनेट में नशस्तें बढ़ा लेगी। नुमाइंदा समा शकील अहमद से गुफ्तगू में उनका कहना था कि एमक्यूएम के बारे में उनकी बात का पतंगड़ बनाया जा रहा है। नून लीग का बयानिया पंजाब के अवाम ने मुस्तरद किया है और उन इलाकों से मुस्तरद किया है जो उनके सबसे ज्यादा तगड़े इलाके समझे जाते हैं। इसीलिए जो ये चीखें निकल रही है ना सुगत नून लीग की, वो इसी वजह से निकल रही है। बकरा मंडी लगी हुई थी, वहां पे मुंतखब अराकीन की और वहां से सेनेटर इलेक्ट होके आ रहे हैं और अवाम के अंदर ये तासुर पाया जाता है। और तासुर इसलिए पाया जाता है कि तमाम जमातें बशमूल जो पीडीएम की तमाम जमातें हैं ये अवाम को ये बताते रहे कि ये खरीद फरोख्त होती है, उससे पार्लियामान कमजोर होती है। इनको कोई गलत फहमी हुई हुई है कि अगर ये शफाफ इलेक्शन नहीं होगा, अगर एक ऐसे माहौल के अंदर इलेक्शन होगा जिसके अंदर लोगों को खरीदा जा सकता है, 2 नंबरी की जा सकती है, तो इनकी बहुत ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। अगर ये पहले भी ट्राई कर चुके हैं, जो सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन था पिछले साल, उसमें भी ये इतने ही जोरों शोर से गए थे, पता चला था अपने बंदे संभालने मुश्किल हो गया। तो पहले बादराबाद में मीटिंग हुई एमक्यूएम के हेडक्वार्टर्स में, उसके बाद हम गए जीडीए के पास। वहां पे जब हम पहुंचे तो 1 घंटा 20 मिनट की ताखीर से पहुंचे थे। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि इतनी देर आप वहां पे थे तो क्या बात हो रही थी? तो मैंने कहा जी वहां पे कोई एक मालिक नहीं है जो एक बात करे और वो बात फाइनल हो जाए। तो वहां पे तफसीली बात होती है और उसकी वजह से टाइम भी लगता है और ज़ाहिर ज्यादा फिर मुश्किल प्रोसेस भी होता है। ये इतनी सादा सी बात थी जिसको इतना उन्होंने बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर समाअत कल मुकम्मल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी के वकील रज़ा रब्बानी ने कहा है कि पैसे वोट ना डालने के लिए भी दिए जाते हैं। कोई इलेक्शन के दिन ना आए तो इसका बैलेट पेपर चेक करने की ज़रूरत क्या है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा जो नहीं आएगा वो खुद ही शनाख्त हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि शफाफ इंतखाबात का मुखालिफ कोई भी नहीं, इख्तिलाफ
सिर्फ तरीक़ा कार पर है। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत फाइनल राउंड में दाखिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पैसों का लेन देन वोट से जुड़ा हुआ है। जब इसका जायजा ही नहीं लिया जा सकता तो करप्शन कैसे साबित होगी। पीपल्स पार्टी के वकील रजा रब्बानी ने कहा, पैसे वोट न डालने के लिए भी दिए जाते हैं। कोई इलेक्शन के दिन आए ही ना तो इसका बैलेट पेपर चेक करने से क्या ताल्लुक। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, जो आएगा ही नहीं वो खुद शनाख्त हो जाएगा, फिर तहकीकात सिर्फ इसके पैसे लेने या ना लेने की होंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसा कोई निजाम नहीं कि वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर हो सके। रजा रब्बानी ने कहा, पैसे का लेन देन वोट से पहले होता है, इसलिए काबिल शनाख्त बैलेट पेपर की जरूरत नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, जहां पैसे लेने की वीडियो सामने आ चुकी वहां भी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने रजा रब्बानी, फारूक नाइक, नून लीग के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह और वकला तंजीमों को आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वकला के बाद अटॉर्नी जनरल अपना जवाब देंगे। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि वक्त को मद्देनजर रखते हुए रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल करनी है। मजीद समाअत बुध को होगी। जुल्फकार इकबाल, समा, इस्लामाबाद। बड़ा स्कैंडल, बड़ी रिकवरी, तफसीलात कुछ देर बाद। सेनेट इलेक्शन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने बीएनपी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राबिता किया और इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त की। अख्तर मेंगल ने हिमायत का यकीन दिलाया, कहा उनकी जमात के चारों अरकान असम्बली पीडीएम के उम्मीदवार को ही वोट देंगे। ब्रॉडशीट ने तकरीबन 45 लाख रुपए शरीफ फैमिली को अदा कर दिए हैं। शरीफ फैमिली के वकला ने रकम वसूली की तस्दीक भी कर दी है। ब्रॉडशीट ने ये रकम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की दरख्वास्त वापस लेने पर अखराजात की मद में अदा की है। ब्रॉडशीट ने 2 दिसंबर 2020 को एवनफील्ड के हवाले से केस वापस लिया था। जाली अकाउंट्स स्कैंडल में सबसे बड़ी रिकवरी, मंजूर कादिर काका को करोड़ों रुपए रिश्वत देकर सरकारी ज़मीन पर सोसाइटी बनाने के मुल्जिम एहसान इलाही ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है। 21 अरब रुपए की 562 एकड़ ज़मीन प्ली बार्गेन के ज़रिए सरकारी कब्ज़े में वापस आ गई। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। सिंध में सरकारी जमीनों के गबन का ड्रॉप सीन। प्राइवेट बिल्डर्स एहसान इलाही का एतराफ़े जुर्म, 562 एकड़ अराजी सरकार को वापस मिल गई। नैब की तारीख की सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान स्टील मिल की जो ज़मीन थी, 21 अरब रुपए की मालियत की ज़मीन आज नैब ने प्ली बार्गेन के जरिए रिकवर की है। नैब के मुताबिक 2012 में गुलाम हुसैन हिलारी और यूसुफ ईदी को 562 एकड़ जमीन मुंतकिल की गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी शाजीर शमून, डीसी मलिर काजी जान मोहम्मद, गुलाम मुस्तफा फुल जमीन ट्रांसफर करने वाली कमेटी के रुकन थे। बुनियादी तौर पर 29 एकड़ प्राइवेट जमीन से मलिर बिन कासिम में 562 एकड़ सरकारी जमीन का एक्सचेंज किया गया। 262 एकड़ जमीन स्टील मिल्स की मलकियत थी। एहसान इलाही ने डीजी बिल्डिंग कंट्रोल मंजूर कादिर को 3.5 करोड़ रुपए रिश्वत देकर हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी ली। एहसान इलाही से 262 जबकि 8 बेनामी दारों से 300 एकड़ अराजी वागुजार कराई गई। डीजी नैब रावलपिंडी का प्ली बार्गेन की मंजूरी के लिए एहतिसाब अदालत से रुजू। जज मोहम्मद बशीर ने मुल्ज़म का एतराफ़ी बयान देखने के बाद प्ली बार्गेन की मंजूरी दे दी। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया जा रहा है। इसी सब पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, कौन कौन आया है, कौन कौन अहम रहनुमा पीटीआई के आए हैं इस एहतजाज में? बिल्कुल, सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया है और प्रेस क्लब पर काफ़ी देर से उनका एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी है। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब किया है। पीटीआई के तमाम अरकान कौमी सूबा असम्बली जो सिंध और कराची से मुंतखब हुए हैं यहाँ प्रेस क्लब पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ अजला से आए हुए कारकुनान और उनके रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हैं और मजम्मत की गई है हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के हवाले से और ये मुतालबा किया गया है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज है उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। रहनुमाओं का ये भी कहना था कि 25 तारीख को सिंध असम्बली के इजलास में भी इस हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। उनका ये भी कहना था कि अगर सिंध हुकूमत ने अपनी रविश तब्दील न की तो फिर उनका अगला लायामल सीएम हाउस और बिलावल हाउस के घेराव का भी हो सकता है। जी, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम। आगे बढ़ते हैं। खाड़िया में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, मां और बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। मकतूलीन अदालत से पेशी के बाद वापस आ रहे थे। जुल्फिकार हैदर की रिपोर्ट देखिए।
खारियां का मंडीर गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। कार सवार अफराद अदालत में पेशी के बाद खारियां से गांव वापस जा रहे थे कि दूसरी कार में सवार मुलजिमान ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। नामालूम मुलजिमान ने कार पर फायरिंग करके एक खातून समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया है। मकतूलीन का तल्लक धक्कड़ गांव से था, जो कि अदालत से पेशी से वापस अपने घर जा रहे थे। मरने वालों में 50 साला परवीन और उसका 33 साला बेटा शामिल है। खातून पर अपने शोहर के कत्ल का इल्जाम था। पुलिस ने हमला करने वाले मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। आगे देखिए ये कैसी नैया है। लाहौर में आग लगने से 2 बच्चों की हलाकत हादसा नहीं था, कत्ल था। मां ने तफ्तीश के दौरान अपने बच्चों को मारने का एतराफ़ किया। कहा शौहर से झगड़े की वजह से ऐसा कदम उठाया था। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। आतिश ज़दगी में 2 कमसिन भाइयों की हलाकत। मां ने ही जिगर गोशों को कत्ल किया। दौरान तफ्तीश लर्ज़ाखेज इंकशाफात सामने आ गए। वाकया गुज़िश्ता रोज मांगा मंडी में पेश आया। कमरे में लगी आग ने 3 साला अब्दुल रहमान और 2 साला फैजान की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। जिंदा बच जाने वाले 5 साला अजान ने जानबूझकर आग लगाने की वारदात अपनी आंखों से देखी। अजान का बयान पुलिस तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया, जबकि तंजीला ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया कि शौहर से झगड़े के बाद इंतहाई कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा से मजीद तफ्तीश अभी जारी है। जहांगीर खान, समा, लाहौर। और अब खबर है कराची से, जहां ट्रैफिक हादसे में एक और मासूम जान चली गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7, जहां तेज रफ्तार हाई रूफ की टक्कर से 9 साल की बच्ची जान बहक हो गई। शाहनवाज कादरी रिपोर्ट करेंगे। कराची का ट्रैफिक जाने निकलने लगा, एक और मासूम की जान चली गई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में 9 साला सईदा बतूल को तेज रफ्तार हाई रूफ ने टक्कर मार दी। हम तो घर पे से बच्ची पानी लेके आ रही थी बोतल, तो गाड़ी लगी, उसको बंदा भागता हुआ आया कि भाई गाड़ी लगी है बच्ची को। गए तो वो तो गाड़ी भाग गया था। फिर आगे जाके बंदों ने पकड़ा उसको, पकड़ के ले आए, अभी थाने में आए। वहाँ से आ रही थी पानी भर के, रक्शे में जैसे पानी रखा ना तो बैठ रही थी रक्शे में बैठने के लिए। फिर जा रहे थे घर वाली साइड पे, एकदम शायद थोड़ी सी बाहर निकली, एकदम वहाँ से ठुकी और वहाँ जाके गिरी हाई रूफ। टक्कर मारने के बाद हाई रूफ ड्राइवर ने रुकना भी गवारा न किया और फरार हो गया। बच्ची जैसे रोड क्रॉस किया, हाई रूफ वाले ने मारा है, मार के और भाग रहा था इधर से, वो रोड पे उस तरफ जाके गिरी है बच्ची। 5 बहन भाइयों में तीसरे नंबर की सईदा अपने घर वाले ही नहीं, सारे रिश्तेदारों की भी लाडली थी। वालदा घरों में काम करके गुजर बसर कर रही थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। उधर हाफजाबाद में शादी का झांसा देकर लूटने वाले मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ने खुद को बहन भाई जाहिर करके नौजवान से लाखों रुपए लूट लिए थे। शादी का वादा किया, शौहर को भाई बताया और सब कुछ लूटकर फरार। ये है हाफिजाबाद में शादीशुदा खातून का तरीक़ा वारदात। खातून 1.5 महीने तक कई बहानों से नौजवान से रकम ऐंठती रही और फिर असल शौहर के साथ गायब हो गई। मैं शादी करना चाहता था, ये मिले हैं मुझे बहन भाई। इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया, शादी का झांसा देकर मुझसे इन्होंने 5 लाख रुपया लिया, 1.5 तोला जेवर लिया। पुलिस ने नौसरबाज मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। जिसको उसने भाई बनाया हुआ था वो इसका खामद है और ये दोनों मियाँ बीवी गिरफ्तार हुए और उन्होंने तस्लीम किया कि उसने इसके साथ फ्रॉड किया और उससे रकम हासिल की है। मुलजिमान से लूटी हुई रकम बरामद कर ली गई। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि मियाँ बीवी पहले भी कई वारदातें कर चुके हैं। और PSL 6 में आज बड़ा अहम मैच होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने जा रहा है मुकाबला। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया है। तो ये बड़ा अहम मैच, मुल्तान सुल्तान्स बामुकाबला पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया। अब देखना यह है कि मुल्तान सुल्तान्स को कितने रन्स तक महदूद रखती है पेशावर ज़ल्मी। चूँकि दूसरी साइड पर दूसरी दफ़ा जब बैटिंग करने के लिए आएगी पेशावर ज़ल्मी, तो ज़्यादातर देखने में यही आया है कि जो दूसरी दफ़ा बैटिंग कर रहा है वो कामयाब हो जाता है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए पेशावर ज़ल्मी ने यह फ़ैसला किया है कि टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया है।
PSL 6 के रंग फीके, शायकीन स्टेडियम आने को लगता है तैयार नहीं है। स्टेडियम की मजमूई गुंजाइश के 20% तक लोगों को बुलाया जा सकता था, मैच दिखाया जा सकता था, लेकिन टिकट्स तो बिक ही नहीं रहे। इस बारे में मजीद बताएंगे समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान। जी हुज़ैफा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि PSL के मैचेस तो नेशनल स्टेडियम कराची में हो रहे हैं, लेकिन PSL की जो शान है यानी हमारी आवाम वो स्टेडियम में नहीं पहुंच पा रही है। अलबत्ता सिर्फ 20% वो लोग थे जिनको इजाज़त थी कि वो स्टेडियम में आके मैच देखें, लेकिन 20% टिकट भी जो है वो बिक नहीं सके। लोग परेशान हैं कि ऑनलाइन टिकट या तो उनको ख़रीदने नहीं आते, या अगर वो ख़रीदना चाह भी रहे हैं तो उनका प्रोसेस मुकम्मल नहीं हो पा रहा, उनको कन्फर्मेशन कोड नहीं मिल रहा। चाचा T20 क्रिकेट से आप सब वाकिफ़ होंगे, ये पहले दिन से यहाँ मौजूद थे, लेकिन आज ये मायूसी का इजहार कर रहे हैं कि हम जो है वापस अपने गांव जा रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिल रहे। पैसे हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हमें तरीक़ेकार बता दें कि हम किस तरह टिकट लें। मायूसी के ट्रेन का टिकट भी लेकर आए, इनसे मज़ीद पूछते हैं। जी ये आप देख रहे हैं कि हमारे आज 2 बंदे टिकट ना होने की वजह से चले गए, वापस चले गए। ये टिकट मैंने भी 25 का करवा लिया है। अगर कल तक हमारी ये जो रिक्वेस्ट है कबूल ना हुई या हमें टिकट ना प्रोवाइड किए गए, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं हुए हम PSL का बाइकाट करेंगे, वापस गांव चले जाएंगे। ये टिकट आपके सामने है और आज तक हमने कभी नहीं इनको परेशान किया, PCB को पता भी है, लेकिन करोड़ों अरबे रुपए लोगों के ऊपर लगाते चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हुज़ैफा। ठहर जाए तो गुजरगाह बन जाए, पानी आ जाए तो भी मुसाफिरों को दरिया पार कराए। ये कैसी नैया है और कहाँ का दरिया है जो अब तक आपने नहीं देखा? चलिए अनदेखा पाकिस्तान में आपको दिखाते हैं। कश्तियों का पुल। दरियाए सतलज के एक जानिब बहावलपुर है तो दूसरी जानिब लोधरा। ये जो कश्तियों का पुल है इसको हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं और हमें ये याद नहीं है कि ये पहली दफ़ा किसने बनाया और कब बना था। ये बहरहाल ये ज़रूर बात है कि ये जो पुल बनाया गया है इनको देख कर यूँ ख्याल आता है और जो सुना भी जाता है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो ज़ाहिर बात है जब पानी चला तो उस वक्त कश्तियाँ चला करती थी और जब पानी कम होता गया तो साथ ही साथ में जिनसे कश्तियों के पुल बन गए। पुल बनाने में जो है ना 2-3 दिन लग जाते हैं और कश्ती लाने के बाद जो है ना वो गार्डर होते हैं, वो स्टैंडा होते हैं। उस स्टैंड के ज़रिए ये पुल कामयाब होता है। पानी बहुत गहरा आ जाए तो पुल टूटने का खतरा हो जाता है। मेहनत इसकी ज़्यादा छांटे पर रस्से पर होती है। रस्से जब पूरे कसे हुए ना हो या अगर रस्से ढीले हो तो वो पुल कामयाब नहीं होता, पुल टूट जाता है। गुजरने वाले अफराद पुल की मजबूती पर इतना भरोसा करते हैं कि पैदल ही नहीं मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और मवेशी भी दरिया के उस पार ले जाते हैं।
ना सिर्फ दो इलाकों को बल्कि ये दो डिस्ट्रिक्ट को भी मिलाता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट भावलपुर और डिस्ट्रिक्ट लोधा के लोग जो उनसे इस पुल से मुस्तफीद होते हैं। और अगर ये पुल ना हो तो फिर इसके लिए इधर के लोगों को जो तकरीबन को 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके जाना पड़ता है। जो पुल बनाया गया है मुल्तान रोड के ऊपर, कि अगर पानी ज़्यादा हो तो ये 15 से 16 कश्तियाँ का पुल बन जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे पानी कम होता है उसी हिसाब से कश्तियाँ भी कम हो जाती हैं। 4-4, 5-5 कश्तियों पर भी ये पुल बन जाता है। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद इस जगह का नक्शा बिल्कुल बदल जाता है। बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो फिर वो उन कश्तियों को हटाकर पुल को हटाकर फिर कश्ती के ज़रिए ही आमदोरफ्त का सिलसिला जारी रखा जाता है। वैसे तो साल के अक्सर दिनों में ये दरिया जो है वो खुश्क रहता है और सिर्फ चंद दिन के लिए ये इसमें पानी आता है। तो यहाँ के मकामी जो लोग हैं पड़े वो उनका रोज़गार भी इससे चल पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका। इस वक्त पाकिस्तान और श्रीलंका की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए और इस सब के बाद में MOUs भी साइन हुए। एक जानिब आप देख सकते हैं कि सरबराहान मुमलिकत बैठे हुए हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बैठे हुए हैं, हम मनसब उनके बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ मुफाहमत की याददाश्तें, उन फाइल्स का तबादला हो रहा है। बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का दौरा श्रीलंका 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क़यादत के दरमियान बाकायदा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की, जबकि श्रीलंकन वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म महिंदा राजापक्से कर रहे हैं। सरमायाकारी, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू भी हुई है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर इस मौके पर दस्तखत भी किए जा रहे हैं। तो ये कामयाब दौरा इस लिहाज से कहा जा सकता है कि वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके बाद हमने ये देखा है कि मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जा रहे हैं। दोनों जानिब से एक जानिब बैठे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और दूसरी जानिब हैं श्रीलंका के उनके हम मनसब महिंदा राजापक्से और उनकी टीम के दरमियान पहले बाकायदा मुज़ाकरात हुए हैं और उसके बाद जो मरहला आता है वो मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का है। इससे पहले हमने देखा था कि जुल्फ़ी बुखारी भी यहाँ पर मौजूद थे और प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव हमेशा से यही है कि किसी तरीके से अपने यहाँ सयाहत को फ़रोग़ देना है। शायद यही वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वज़ीर जुल्फ़ी बुखारी भी इस दौरे में उनके साथ हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी उनके साथ ही हैं। अब से कुछ देर पहले तक जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान गुफ्तगू भी कर रहे थे, बात भी कर रहे थे श्रीलंकन वफ़द के साथ में और उनकी क़यादत के साथ में, श्रीलंकन वज़ीर-ए-आज़म के साथ में, तो ख़ास तौर पर जिन निकात पर बात हुई, जिन शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई, किस तरह से इनमें कोऑर्डिनेशन पैदा की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है, दोनों मुल्क की अक़वाम के लिए, दोनों मुल्क के अवाम के लिए सहूलत लाई जा सकती है, तरक्की लाई जा सकती है, उसमें सरमायाकारी, सेहत और तालीम सबसे पहले रहा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि सैफुल्ला अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा गया। PTI रहनुमा लियाकत जतोई ने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। कहा सैफुल्ला अबड़ो 6 माह पहले पार्टी में आए, बताया जाए उनका मेरिट क्या है। लियाकत जतोई दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 3-4 लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें
अब ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं, लेकिन आपने सवाल किया है तो मैं जवाब देना चाहता हूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई? ये मनाजिर हैं दादू के। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लियाकत जतोई ये कह तो रहे हैं कि मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन एक पूरा शिकवा है कि जो उन्होंने सामने रखा है, सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट क्यों बेचा गया? 35 करोड़ में बेचा गया। पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई ऐसा कह रहे हैं। एक बड़ा इल्ज़ाम है जो उन्होंने अपनी पार्टी पर लगाया है। कहा सैफुल्लाह अबड़ो कब आए थे पार्टी में, कोई बताएगा? मैं बताता हूँ। सैफुल्लाह अबड़ो 6 माह पहले ही पार्टी में आए हैं और अब ये बताया जाए कि जो शख्स 6 माह पहले पार्टी में आया था उसका मेरिट क्या बनता है, ये सवाल उठाया, ऐसा इल्जाम लगाया लियाकत जतोई ने। दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने दिल खोल के रखा। बिल्कुल, पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। सैफुल्लाह अबड़ो को उन्होंने मुखातिब किया। उन्होंने कहा सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में बेचा गया और उन्होंने न सिर्फ ये कहा, इल्ज़ाम लगाया, बल्कि ये भी कहा कि सैफुल्लाह अबड़ो 6 माह पहले ही पार्टी में आए हैं, बताया जाए कि उनका मेरिट क्या है। लियाकत जतोई दादू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपना दिल खोल कर उन्होंने रख दिया और शायद उनके पास कुछ मालूमात हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस सवाल का सैफुल्लाह अबड़ो के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट 35 करोड़ रुपए में बेचा गया। पीटीआई रहनुमा लियाकत जतोई ने ये इल्ज़ाम लगाया है और ये भी साथ साथ उन्होंने सवाल उठाया है कि सैफुल्लाह अबड़ो जो कि 6 माह पहले ही पार्टी में आए हैं, बताया जाए कि उनका मेरिट क्या है। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध पुलिस में आईजी से नीचे तक सब गुलाम है, लेकिन ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी का मामला, इस पर मुराद सईद को आया गुस्सा। कहा सिंध पीपल्स पार्टी की जागीर नहीं। पुलिस सिंध हाई कोर्ट में इनके आईजी की रिपोर्ट है कि इन्होंने सिंध पुलिस के अंदर क्रिमिनल्स भर्ती किए हैं, मुजरिम भर्ती किए हैं, डाकू भर्ती किए हैं और ऊपर जो बैठा हुआ है मुराद अली शाह, वो बड़े डाकू जरदारी का सहूलतकार बना हुआ है। आईजी से लेकर नीचे तक उनके सारे गुलाम है। मुराद अली शाह भी गुलाम ही है ना, इसलिए इसको नौकरी मिली है। ये सहूलतकारी छोड़ दे, इसको कोई वहां पे पूछेगा नहीं। उज़ैर बलोच की जेटी पढ़ लीजिए कि पुलिस मोबाइलों में लोगों को भर भर के मारा जाता था, उनके सर कलम की कर दिए गए। ये सिलसिला नहीं चलेगा। सिंध इनकी जागीर नहीं है और अभी से मैं फरजंदी जरदारी को बता रहा हूँ, बाद में रोना धोना नहीं है। रेस कोर्स क्लब लाहौर के अक़ब में वाक़ है मुस्तफ़ा कॉलोनी। ये मसाइल का शिकार है। ख़राब सीवरेज सिस्टम के बाइस गटर का पानी इलाके के खाली प्लॉट्स में जमा होने लगा है। कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद इदरीस हुकूमत से मुख्तलिफ अंदाज में अपील कर रहे हैं। मोहम्मद इदरीस मेरा नाम है, क्योंकि ये PP 170 में आता है। अल मुस्तफ़ा कॉलोनी इसका नाम है। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है ये गंदे पानी का है। सीवरेज की नाकाफी होने की वजह से ये बाहर पर पानी जा रहा है और साथ साथ ये देखो प्लाट में चला जाएगा और ये प्लाट दोनों भर जाते हैं। कम कम ये इतना गहरा पानी है कि दफ़ा बच्चे गिरे भी हैं। ये जो रस्सा आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ, ये भी हम अपनी मदद के आपके तहत बनाया है। वोट लेने के लिए आते हैं तो उसके बाद कभी न मिलने के लिए जब वो मिलते भी नहीं हैं। हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, हमें भी हक है इधर रहने का, हमें भी साफ माहौल चाहिए। ये देखो हम टैक्स देते हैं, इधर से गुजर के वो सामने मस्जिद है, हम मस्जिद में जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। खुदारा हमारी बात पहुँचाएँ आला हुकाम तक ताकि हमें भी कोई बुनियादी सहूलत मिल जाए। मोहम्मद अली सतपारा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान के लिए नामजद किया गया है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। मोहम्मद अली सतपारा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग के क़याम की इसमें मंजूरी दी गई। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे को महकमा सयाहत में मुलाजिमत देने का भी ऐलान किया गया। बेवा को 30 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी, ये ऐलान भी हुआ। पार्टिगल के डायलॉग से PIA के फ़िज़ाई मेज़बान भी मुतासर। गिलगित जाने वाली एयर होस्टेस ने मशहूर जर्मन ब्लॉगर के साथ वीडियो बना डाली।
ये मैं हूँ, ये मिस्टर जॉर्ज हैं जो गिलगित आए हैं पे की फ़्लाइट से और ये यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। ये मैं हूँ, ये मिस्टर जॉर्ज हैं जो गिलगित आए हैं पे की फ़्लाइट से और ये यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। ये खबरें आप इंटरनेट पर भी जान सकते हैं। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।